हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। सो आज फाइनली हम लोग ग्रुप 15 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत लेंदी ये हो गया था ये ग्रुप। सो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। सबसे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है कि वीडियो को बनाने में पूरा एनसीईआरटी को पढ़ना होता है, सब लाइन को पॉइंट आउट करना पड़ता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, जहाँ नीट में क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो सब बनाना पड़ता है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ना कि कम से कम मेहनत के लिए, मेरे मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर देना और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बोलना कम से कम वीडियो को आकर देखने के लिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रुप 15 को। ठीक है, सो देखो, सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल होता है, आर्सेनिक और एंटीमोनी मेटलॉइड, बिस्मथ टिपिकल मेटल होता है और मॉस्कोवियम एक न्यूएस्ट मेंबर है इसका। ठीक है ना। सो हम लोग सारा का सारा पॉइंट एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो ध्यान से रखना। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन पूरा वीडियो देखना तभी गेन कर पाओगे। इस लेक्चर के बाद तुमको एनसीईआरटी बस एक बार रीड कर लेना है, तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा गारंटी है, मेरा गारंटी कि ये पूरा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज ध्यान रखना मेरी बातों को। इन अर्थ क्रस्ट नाइट्रोजन अकर्स इन सोडियम नाइट्रेट, जिसको NaNO3 चिली सॉल्ट पेपर बोलते हैं, या फिर KNO3 जिसको इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर, ध्यान रखना। फॉस्फोरस का जो मिनरल होता है, ठीक है, उसको ये एपेटाइट फैमिली का मेंबर है। देखो Ca9PO4 का होल 6 डॉट CaX2, और यहीं X में क्या कर सकते हो तुम, फ्लोरीन, क्लोरीन और OH को ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे फ्लोरीन को ऐड करोगे तो हो जाएगा फ्लोर एपेटाइट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करेंगे ना, तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर फैमिली में, हर ग्रुप में घटता है। ठीक है ना। सो यहाँ भी वही ट्रेंड होता है, लेकिन बस क्या होता है कि जो एंटीमोनी और बिस्मथ होता है दोनों का बराबर होता है, 1.9 1.9। ठीक है, आयनिक रेडियस, देखो जनरली क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस होता है, एक आयनिक रेडियस होता है, एक एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना। सो डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ता ही बढ़ता है। इसमें देखो इसका कोवेलेंट रेडियस भी इस फैमिली में ग्रुप 15 में डाउन द ग्रुप बढ़ता है, लेकिन आयनिक रेडियस में थोड़ा चेंजिंग आता है। उसमें होता क्या है कि डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ना चाहिए था, ठीक है ना, सबका बढ़ना चाहिए था डाउन द ग्रुप जाने पे, लेकिन होता क्या है कि सबसे ज़्यादा आर्सेनिक का होता है, फिर फॉस्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का, बिस्मथ का, एंटीमोनी का, जबकि सबसे ज़्यादा होना चाहिए था नॉर्मली बिस्मथ और एंटीमोनी का, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसको ऐसे याद करोगे, मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक का होता है, फिर एंटीमोनी, फिर बिस्मथ, फिर फॉस्फोरस और फिर नाइट्रोजन। और बॉइलिंग पॉइंट में देखो अंतर क्या रहा है, इसमें वही होना चाहिए था। ठीक है ना, कि डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन दोनों में क्या हो कि वेरिएशन आ गया। बॉइलिंग पॉइंट में देखो सबसे ज़्यादा एंटीमोनी, फिर बिस्मथ, फिर आर्सेनिक, फिर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। देखो इसको याद करने का मैं तुम्हें ट्रिक क्या बता सकता हूँ, ट्रिक और लॉजिक दोनों सुन लो। ठीक है, देखो डाउन द ग्रुप जाने पे तो बढ़ना ही है, आयनिक रेडियस से तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने बढ़ना है ना। देखो यहाँ देखो एंटीमोनी का जस्ट बाद आता है तुमको बिस्मथ। ठीक है, तो यहाँ तो ट्रेंड इसके अकॉर्डिंग सही है। नाइट्रोजन का आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का आता है आर्सेनिक, तो ये भी ट्रेंड सही है। ठीक है ना, बस तुमको क्या करना, लास्ट वाला उठा मतलब लास्ट वाला उठा करके लास्ट में डाल देना। जैसे कहने का मतलब बिस्मथ लास्ट में आता है और एंटीमोनी लास्ट में आता है, तो उसको लास्ट में ही ले जाना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या करो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में देखो नाइट्रोजन दोनों में लास्ट में आ रहा है, फॉस्फोरस सेकंड लास्ट आ रहा है। ठीक है, दोनों में। और जो एंटीमोनी का पोजीशन देखो, ठीक है ना, एंटीमोनी का पोजीशन वेरी कर रहा है तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखो, यहाँ पे फॉस्फोरस नाइट्रोजन देखो लास्ट में आ रहा है सबसे, तो हमेशा क्या करना कि फॉस्फोरस को नाइट्रोजन को लास्ट में रख देना। ठीक है, अब बस तुमको याद करना होगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या वेरिएशन आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट में तो एंटीमोनी सबसे आगे है, फिर बिस्मथ आगे है, फिर आर्सेनिक आगे है। अब तुमको ये पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना है। ठीक है, सो यहाँ देखो आर्सेनिक, और यहाँ पे वेरिएशन आएगा तुमको एंटीमोनी और बिस्मथ में। क्यों आ गया, ठीक है, एंटीमोनी और बिस्मथ हो गया तुम्हारा। यहाँ आर्सेनिक का ज़्यादा होगा, और फिर एंटीमोनी, फिर बिस्मथ, फिर फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, सो हल्का सा तुमको लगाना पड़ेगा कि लास्ट में तुमको नाइट्रोजन फॉस्फोरस होता है। ठीक है, और बस इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका कोई मतलब खास तुम ट्रिक्स नहीं लगा सकते उसमें, क्योंकि ट्रिक, ये वाला ट्रिक तो भूल ही जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज रहता था इस ट्रिक में। ठीक है, तो मैं बस ये याद करता था कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन लास्ट में होता है, और उसके बाद से अरेंज कर लेता था इसको। ठीक है, पी को क्या करता था मैं, रिवर्स करता था तो स्मॉल भी हो जाता था, एंटीमोनी मुझे समझ में आता था कि ये होगा। ठीक है, ऐसे करके याद करता था मैं। अब ये है कि ऑल एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक। ठीक है, ये देखो, ऑल एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक एक्सेप्ट नाइट्रोजन, तो होता है ना, वो डाई एटॉमिक गैस होता है, और अदर्स जो होता है सॉलिड होता है। फॉर मेटालिक कैरेक्टर, देखो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने बढ़ता है, क्योंकि नॉन मेटल की फैमिली, तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो उसका रीजन क्या होता है, आयनेशन एनर्जी घटता है और साइज जो बढ़ता है, इस कारण से क्या होता है कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है।
एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी। क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है इसमें और बॉन्ड डिस्ट्रक्शन एनर्जी बहुत हाई होता है, दैट्स वाई एलोट्रोपी शो नहीं करता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3 +3 +5। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टेंडेंसी होता है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मेटालिक करेक्टर। देखो जो नॉन मेटल होता है ना, नॉन मेटल जो भी होता है वो माइनस स्टेट ऑक्सीडेशन ज़्यादा शो करता है इन प्रेफर टू तुमको मेटल, ठीक है। नॉन मेटल ही ज़्यादा शो करता है। और बिस्मथ जो होता है ना हार्डली फॉर्म करता है कोई भी कंपाउंड -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे कहा कि बिस्मथ एक टिपिकल मेटल होता है, ठीक है। ओनली वेल करेक्टराइज्ड बिस्मथ, देखो बिस्मथ का जो BiF5 होता है ना, यही एक वेल करेक्टराइज कंपाउंड है जो नोन है बिस्मथ का। बात करते हैं नाइट्रोजन का। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 टेंड टू डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो H2 है, यहाँ पे +3 स्टेट में है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है +5 पे, और यहाँ पे कितना +2 में चला गया, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब कि एक लो में जाएगा एक हाई में जाएगा। और यहाँ देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमोनी आर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू डिसप्रोपोर्शनेशन। यानी कि +3 स्टेट में होने के बावजूद ये क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन में नहीं जाता है एंटीमोनी, बिस्मथ और आर्सेनिक, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। अब आते हैं अगले लाइन में कि देखो नाइट्रोजन का जो कोवेलेंसी होता है वो 4 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अपना इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो अपने ये मतलब वैलेंसी को बढ़ा नहीं सकता है, ठीक है ना। फास्फोरस क्या शो करता है, PF6- शो करता है क्योंकि इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अब नाइट्रोजन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लो, ठीक है। देखो नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, हाई आयनेशन एंथैल्पी होता है, हाई बॉन्ड एनर्जी होता है। इसमें क्या होता है कि फिर क्या होता है कि नॉन अवेलेबिलिटी होता है तो डी ऑर्बिटल का, डेट्स वाई कोवेलेंसी को अपने मतलब एक्सटेंड नहीं कर पाता है। और इसके पास क्या टेंडेंसी होता है ना, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का, क्योंकि स्मॉल साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एनर्जी इसका बहुत हाई होता है। सो इसके पास टेंडेंसी होता है कि पी पाई बॉन्ड को फॉर्म करे, लेकिन ये डी पाई बॉन्ड को फॉर्म नहीं करेगा, याद रखना, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। सो जो 4 कोवेलेंसी है, एक S और 3 P का होता है, ठीक है ना, वहाँ पार्टिसिपेट करता है। अदर जो मेंबर होंगे नाइट्रोजन के अलावा वो सब क्या करेंगे, डी पाई पी पाई फॉर्म कर सकते, लेकिन पी पाई फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? साइज जो होता है ना ऑर्बिटल का बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। इस कारण से क्या होता है कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है अदर मेंबर में अदर देन नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो अदर एलिमेंट डोंट फॉर्म पी पाई बॉन्ड एज देयर ऑर्बिटल आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज दैट दे कांट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक है। मैंने जो बताया नाइट्रोजन कांट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड्स होता है, देखो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। सिंगल बॉन्ड का बात करोगे तो पीपी में सिंगल बॉन्ड है, आर्सेनिक में भी सिंगल बॉन्ड आ सकता है, एसबी में सिंगल बॉन्ड आता है। और जो बिस्मथ होता है फॉर्म करता है मेटालिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट, याद रखना एलिमेंटल स्टेट में ही बिस्मथ जो तुमको मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है। अब देखो सिंगल बॉन्ड इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि क्या होता है कि अगर इसका बात करोगे तो सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, अपर में ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन का। लेकिन अगर बात करोगे सिंगल बॉन्ड का, तो क्या होता है कि अगर सिंगल एन बॉन्ड का बात करो और पीपी बॉन्ड का बात करो, तो जो एन बॉन्ड होता है वीकर होता है पीपी बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि क्या होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन होता है ना सिंगल एन बॉन्ड में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ओविंग स्मॉल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा हाई होता है, दैट्स वाई क्या होता है कि सिंगल एन जो बॉन्ड होता है वीकर होता है। नाइट्रोजन कांट डी5 पी5 बॉन्ड, याद रखना क्यों नहीं करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हाइड्राइड पे बात करते हैं। तो देखो ये हाइड्राइड का ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड और बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड है। यहाँ देखो अमोनिया, फॉस्फिन, ठीक है, आर्सेनिक का कंपाउंड है, एंटीमोनी, और ये तुम्हारा बिस्मथ है, ठीक है। यहाँ का ऑर्डर देखो सब डाउन द ग्रुप जाने में घट रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड और बेसिसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्राइड्स में बढ़ता है। देखो बिस्मथ का सबसे ज़्यादा, फिर एंटीमोनी, फिर आर्सेनिक, फिर फॉस्फिन, फिर नाइट्रोजन। अगर बात करोगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है ना। अब यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा जुगाड़ लग सकता है, जुगाड़ क्या लगेगा ध्यान रखना, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हो बॉइलिंग पॉइंट हो। वहाँ थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन था जब एलिमेंटल स्टेट में था वो, ठीक है, एटॉमिक स्टेट में था तो वहाँ दिक्कत है। यहाँ पे मैं कैसे याद करता था मैं बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्योर स्टेट है, ठीक है, याद करने का। देखो फॉस्फिन का सबसे कम होगा, फॉस्फिन का सबसे कम होगा। उसके जस्ट बाद नंबर आएगा आर्सेनिक का कंपाउंड का, देखो आर्सेनिक आ गया, जस्ट याद रखना डाउन द ग्रुप जाने पे तुमको बढ़ना है, ठीक है, ठीक है। और फर्स्ट तुम्हारा मेंबर है अमोनिया है, तो अमोनिया को ही डिस्प्लेस करना हर जगह। बाकी उसका तो फॉस्फिन ही आता है, फॉस्फिन का तो आर्सेनिक ही आता है, तो फॉस्फिन और आर्सेनिक देखो फॉस्फिन फॉस्फिन आर्सेनिक आर्सेनिक दोनों जगह सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमेशा सेकंड नंबर पे तुमको एंटीमोनी का हाइड्राइड रहेगा, एंटीमोनी एंटीमोनी देखो दोनों जगह। बस चेंज क्या हो रहा है, ये देखो अमोनिया और बिस्मथ का पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, देखो एम के बाद आता है एन, एम के बाद आता है एन,
ठीक है। डेट्स अब देखो ऑर्डर सेम कर दो बस, ठीक है। एम के बाद आता है एन, देखो उसका से फर्स्ट में आया था तुम आर्सेनिक था, अब बीच में तुम्हारा सेकंड नंबर पे आएगा तुम्हारा एंटीमनी, डेट्स इट, खत्म। और यहाँ इसको कैसे याद करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे, देखो बी से होता है बॉइलिंग पॉइंट और बी से होता है तुम्हारा बिस्मथ, हो गया। और उसके बाद से तुम्हारा सेकंड नंबर पे एंटीमोनी रहेगा ही, और उसका फॉस्फीन और आर्सेनिक का पोजीशन फिक्स और बीच में डाल दोगे नाइट्रोजन को, ठीक है, खत्म हो गया। ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखना कभी भी, जैसे कि मान चलो कोई भी कंपाउंड है, अगर बात करोगे +3 +5 में ज़्यादा एसिडिक होने तो +5 वाला होगा, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है अगर ज़्यादा अगर पॉजिटिव बढ़ गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। अब देखो N2O3 और P2O3 ये प्योरली एसिडिक होता है, और जो आर्सेनिक का और एंटीमोनी का जो ट्राई ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। बिस्मथ का जो ऑक्साइड होगा तुमको बेसिक होगा। नाइट्रोजन डोंट फॉर्म पेंटाहेलाइड, देखो पेंटाहेलाइड कभी फॉर्म नहीं करता है ये, ठीक है। और जो पेंटाहेलाइड होता है वो ट्राइहेलाइड से ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है उसमें। और ऑल द ट्राइहेलाइड ऑफ दिस एलिमेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजन आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। नाइट्रोजन का जो तुमको ट्राइहेलाइड होगा वो तुमको स्टेबल नहीं होता, जैसे कि NF3 तुम्हारा स्टेबल होगा, बस एक ऐसा कंपाउंड है NF3 ट्राइहेलाइड में नाइट्रोजन का जो स्टेबल होता है। बाकी अदर देन जितना भी ट्राइहेलाइड होगा नाइट्रोजन NCl3 NBr3 ये सब स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ट्राइहेलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट, ठीक है, ये आयनिक हो जाता है, याद रखना BiF3 जो होता है ना आयनिक होता है, और बाकी जितना होगा वो सब कोवेलेंट होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं कि अब देखो यहाँ पे डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है। डाई नाइट्रोजन कैसे बनता है, कॉमर्शियली प्रोड्यूस होता है बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ठीक है। लैब में कैसे बनाते हो, जब अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के प्रेजेंस से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलता है, वाटर निकलता है, NH3 निकलता है, और इसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड और HNO3 भी बन जाता है, ठीक है। और जो ये इम्प्योरिटी होता है उसको कैसे हम लोग रिमूव करते हैं, बाई पासिंग द गैस थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक्वस H2SO4 से जब पास करेंगे जो जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होगा, उससे क्या होगा कि ये पूरा इम्प्योरिटी गायब हो जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन जब करते हैं ना अमोनियम डाइक्रोमेट का, तो उसमें क्या होता है कि N2 और क्रोमियम का ट्राइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, Cr2O3 बनता है। अगर प्योर नाइट्रोजन को बनाना होगा तो बेरियम आजाइड को रिएक्ट करो, ठीक है, सोडियम आजाइड को, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम आजाइड करोगे तो तुमको जो नाइट्रोजन निकलेगा वो सबसे प्योर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो फिर से नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है ना कि उसका बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और उस कारण से क्या होता है वो कि जल्दी ब्रेक नहीं होता है। और ये जो होता है डाई नाइट्रोजन तुमको कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, फिर नॉन टॉक्सिक होता है। और टू स्टेबल आइसोटोप का बात करेंगे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन 14 होता है, नाइट्रोजन 15 होता है, और इसका सोल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज़्यादा कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, और रिएक्टिविटी जो होता है ना इसका, जैसे N ट्रिपल है इसका, ठीक है ना, सो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे ना तो ये रैपिडली इसका रिएक्टिविटी बढ़ता है। और हायर टेम्परेचर पे देखो, हायर टेम्परेचर पे क्या क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है मेटल के साथ रिएक्ट करके प्रीडोमिनेटली तुमको आयनिक नाइट्राइड बनाता है। एट हायर टेम्परेचर नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा मेटल, ठीक है, के साथ में, तो प्रीडोमिनेटली आयनिक नाइट्राइड बनाएगा, और वही अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कोवेलेंट नाइट्राइड बनाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। सारा एनसीईआरटी का पॉइंट है, देख लेना, बुक भी खोल के बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारा का सारा मैंने कर दिया यहाँ पे। देखो जैसे लिथियम का नाइट्राइड है, लिथियम नाइट्राइड यहाँ बना कैसे, लिथियम प्लस नाइट्रोजन हिट कर दिया बन गया, फिर मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन ये बन गया तुमको मैग्नीशियम का नाइट्राइड, ठीक है। हैवर्स प्रोसेस क्या होता है, देखो हैवर्स प्रोसेस बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब लार्ज स्केल पे तुमको अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। सो पहले क्या करते थे कि N2 + 3H2 को लेकर के 773 कैलोरी पे हीट करते थे, और वहाँ एज ए कैटलिस्ट आयरन और मोलिब्डेनम यूज करते थे हम लोग, ठीक है ना। सो अब ये यूज नहीं होता है, ठीक है, ये पहले होता था कि आयरन और मोलिब्डेनम एज ए कैटलिस्ट यूज करते थे, ठीक है, अब चेंज हो गया है वो, अब वहाँ पे आयरन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, बस मैंने लिख दिया है कि तुम्हें याद रहेगा कि पहले आयरन और मोलिब्डेनम का यूज किया जाता था। अब देखो जब नाइट्रोजन को तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे हाई टेम्परेचर पे 2000 केल्विन पे, सो वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। डाई नाइट्रोजन का यूज क्या क्या होता है, देखो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में, कैल्शियम साइनामाइड बनाने में, या प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, कब कहाँ पे, जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री होता है, या फिर इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है उसको एज अ रिफ्रिजरेंट यूज करते हैं हम लोग टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल फॉर फूड आइटम्स एंड इन क्रायोसर्जरी। अमोनिया होता है, अमोनिया कैसे कैसे बनेगा, देखो जब डिकम्पोजिशन होगा यूरिया का, जैसे NH2CONH2, और जिसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो यहाँ देखो NH4 का होल ट्वाइस CO3, और फिर ब्रेक करके क्या होता है अमोनिया में, वाटर में और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है।
अब देखो बात करते हैं स्मॉल स्केल पे कैसे बनता है। अमोनियम क्लोराइड को जब तुम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कर दोगे तो यहाँ पे अमोनिया वाटर CaCl2 बन जाता है। या फिर इसको तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करो, अमोनियम सल्फेट को NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा और सोडियम सल्फेट बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं लार्ज स्केल पे कैसे बनाते हैं। देखो लार्ज स्केल पे बनाने के लिए अमोनिया को हम लोग क्या करते हैं, हैवर्स प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है, हैवर्स प्रोसेस यूज करते हैं लार्ज स्केल पे। यहाँ पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हम तुमको वाटर, नाइट्रोजन प्लस 3H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। 2000 एटमोसफेयर का इसका प्रेशर रहेगा और 700 केल्विन तुम्हारा टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे 2S3 बनता है और डेल्टा मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए क्या होगा कि हाई प्रेशर पे तुमको फॉलोड होता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। कैटालिस्ट जो इसमें यूज करते हैं तो मैंने उसमें बताया था कि आयरन और मोलिडेनम वो पहले करते थे, अब नहीं, ठीक है। देखो कैटालिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड एल्यूमिना यानी कि Al2O3 एल्यूमिना होता है ये, टू इंक्रीज रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो ये यूज करते हैं आयरन का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और पहले अर्लियर आयरन एज अ कैटालिस्ट और मोलिडेनम एज अ प्रोमोटर यूज करते थे। बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया की। सो देखो ये कलरलेस गैस होता है, ठीक है, ये कलरलेस गैस होगा, तो पंजेंट ऑर्डर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इसमें होता है लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होता है, अकाउंट करता है, देखो यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना लिक्विड और सॉलिड स्टेट में, यही अकाउंट करता है इसके हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को, जो कि नहीं होना चाहिए था। जैसे कि मॉलिकुलर मास के बेसिस पे तो सबसे ज़्यादा जो जिसका मास होगा उसका होना चाहिए तुमको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है इसमें लिक्विड और सॉलिड स्टेट में, दैट्स वाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर तुमको पिरामिडल ट्राइगोनल होता है, हाईली सोल्यूबल होगा वाटर में, ठीक है। वहाँ नाइट्रोजन तुमको नहीं होता है सोल्यूबल, लेकिन अमोनिया होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना इसमें, ध्यान पता ही होगा ये। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो वीकली बेसिक होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे कि अमोनिया को तुम वाटर से रिएक्ट करोगे ना तो वहाँ पे NH4 प्लस OH माइनस बन जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं वीकली बेसिक होता है। अब देखो इसका एक रिएक्शन है कि जब ZnSO4 एक्वस के साथ तुमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे जिंक का कंपाउंड बनता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है, जिंक OH का होल 2 होता है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और साथ में अमोनियम सल्फेट बनता है जो एक्वस मीडियम में। FeCl3 एक्वस होता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्ट करोगे तो वहाँ Fe2O3.XH2 बनता है जो ब्राउन PPT का होता है, ठीक है। इसको अगला पेज में मैंने अच्छे से बताया। अब देखो, ठीक है, विजिबल है। देखो जिंक सल्फेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बनाता है तुमको जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट PPT, और वहाँ पे वो अमोनियम सल्फेट हो गया। FeCl3 के साथ जब रिएक्ट करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तो ब्राउन PPT बनेगा इसका, ठीक है, ध्यान में। अमोनिया एज अ लीव बेस क्यों यूज होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है तो ये आपका लोन पेयर दे सकता है, इसलिए इसको हम लोग एज अ लोन पेयर यूज करते हैं। अब देखो कॉपर जो है कॉपर +2 एक्वस मीडियम में ये ब्लू कलर होता है, जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है CuNH3 का होल पर +2, ये डीप ब्लू होता है, ये ब्लू है डीप ब्लू। जब सिल्वर के साथ तुमको Cl माइनस रिएक्ट करता है तो AgCl बनता है, सिल्वर ऐसे नॉर्मल तुमको कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, लेकिन AgCl बन जाए तो व्हाइट PPT बन जाता है। अब यही व्हाइट PPT यानी कि AgCl को तुम रिएक्ट करोगे जब अमोनिया के साथ में तो वहाँ AgNH3 का होल ट्वाइस Cl बन जाएगा जो कलरलेस होता है, ठीक है। नीट का क्वेश्चन ध्यान रखना। इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया जो होता है ना उसको यूज करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेंट की तरह यूज भी करते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेंट की तरह भी हम लोग उसको यूज करते हैं लिक्विड अमोनिया को। अब बात करते हैं फॉर्मूला को। देखो इस फॉर्मूला को कैसे N2O NO N2O3 NO2 N2O4 N2O5 +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे बनता है, ठीक है। देखो इसका NCERT टेबल है, अमोनियम नाइट्रेट को तुम रिएक्ट करोगे तो N2O बनेगा, फिर NaNO2 को जब तुम रिएक्ट करोगे FeSO4 और H2SO4 के साथ में तो Fe2SO4 का होल प्राइस प्लस सोडियम बाइसल्फेट प्लस वाटर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर ये देखो N2O3 बनाने के लिए तुमको NO + N2O4 करना पड़ेगा, फिर प्लमम नाइट्रेट को जब रिएक्ट करके हीट करोगे तो PO यहाँ पे NO2 निकल जाएगा, फिर N2O4 जब बनाना होगा सो 2NO2 को जब कूल करोगे तो N2O4, और जब N2O4 को हीट करोगे तो NO2 बन जाता है, और N2O5 जब बनाना होगा तो HNO3 + P4O10 को रिएक्ट करोगे तो HPO3 + N2 बनेगा। अब देखो N2 जो होता है कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। N होगा वो भी कलरलेस होगा और कलरलेस गैस होगा और न्यूट्रल होगा। N2O3 जो था ब्लू सॉलिड और तुम एसिडिक होता है। NO2 तुमको ब्राउन गैस होगा, एसिडिक होगा। N2O4 जो होता है तुमको कलरलेस सॉलिड होगा और लिक्विड एसिडिक होगा। N2O5 जो होता है तुमको कलरलेस सॉलिड और एसिडिक होगा, ठीक है। फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो लोग थोड़ा फास्ट पढ़ना क्योंकि लंबा ये है पोर्शन।
देखो नाइट्रोजन जो फॉर्म करता है वो ऑक्सो एसिड, तो वो होता है H2N2O2 होता है, इसको हाइपोनाइट्रस एसिड बोलते हैं, या फिर HNO2 या नाइट्रिक एसिड HNO3 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे बनता है HNO3? देखो जब सोडियम नाइट्रेट को तुम H2SO4 के साथ हीट करोगे इन ग्लास रिटॉर्ट, तो सोडियम बाइसल्फेट प्लस HNO3 बनता है। लार्ज स्केल पे HNO3 कैसे बनता है? ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू। वहाँ पे क्या करते हैं, अमोनिया को तुम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम रोडेड गॉच कैटालिस्ट 500 केल्विन और 9 बार, तो वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड CO2 बनता है। अब यही नाइट्रिक ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो NO2 बन जाएगा, और यही NO2 को जब तुम वाटर में डालोगे तो क्या होता है, HNO3 बन जाता है प्लस NO, और ये NO जो होता है वो ना रिसाइकल्ड हो जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन बन सकता है कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन रिसाइकल होता है, तो एनो रिसाइकल हो जाता है। एक्वस HNO3 का अगर बात करोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68% बाय मास। ठीक है, इसको क्या करते हैं ना कि मतलब डिस्टिलेशन जब करेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं ना कि जब डिहाइड्रेशन करेंगे विथ कॉन्क H2SO4, सो इसको और ज़्यादा कॉन्क बना देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो HNO3 का बात करें, उसका थोड़ा प्रॉपर्टी का बात करें हम लोग कि कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, लेबोरेटरी ग्रेड इसका अगर देखा जाए HNO3 का तो कंटेन करता है तो 68% ऑफ HNO3 बाई मास। गैसेस स्टेट में क्या होता है कि जो HNO3 जो होता है वो प्लानर होता है, और HNO3 जो होता है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन प्लस NO3 माइनस बनाता है। कॉन्क HNO3 जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अटैक करता है मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोवल मेटल। ठीक है, सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम पे रिएक्ट नहीं कर पाता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन किस पे प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, इस टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। देखो अब यहाँ पे रिएक्शन देखो, कॉपर का और जिंक का रिएक्शन होगा। देखो जब भी कॉन्क HNO3 आएगा तो NO2 रिलीज होगा, याद रखना। कॉपर हो या जिंक हो या कोई भी हो, अगर उसके साथ कॉन्क HNO3 आया तो याद रखना हमेशा NO2 रिलीज होगा ही होगा। लेकिन अगर कॉपर और जिंक के साथ में अगर डाइल्यूट होगा तो क्या बनेगा, तो एक में NO बनता है और एक में N2O बनता है, तो कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखना कोरोना, CU से कॉपर, कोरोना मतलब नो, कोरोना का नो बोलना है, कोरोना को नो बोलना है, कोरोना नहीं आएगा। ठीक है, फिर से तो इसको कोरोनो कर दो। देखो सी कॉपर है, डाइल्यूट किए, यहाँ पे NO बना, कोरोना का नो बोलना है। ठीक है, और जिंक जो होगा उसमें N2O चल जाएगा। ठीक है, यही है लिखा हुआ, जिंक में N2O चला जाएगा, यही है। ठीक है, देखो जिंक को तुम डाइल्यूट किए, जिंक नाइट्रेट बना प्लस यहाँ पे N2O बना, मिलनी यही याद करना है। और जब यही नाइट कॉन्क हो जाएगा तो ये NO2 कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो होता है ना वो क्या होता है कि पैसिविटी शो करता है, इसलिए क्या होता है कि जब कॉन्क HNO3 उस पर एक्ट करता है तो डिजोल्व नहीं कर पाता है, और क्योंकि उसके ऊपर क्या बनता है, ऑक्साइड लेयर बन जाता है। ठीक है, जो कॉन्क HNO3 होता है, कॉन्क HNO3 ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड। ठीक है, कॉन्क HNO3 जो होता है ना वो क्या करता है, नॉन मेटल के कंपाउंड को और उसको नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे देखो आयोडीन को करेगा तो आयोडिक एसिड HiO3, कार्बन को जब किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड को किया तो H2SO4, और P4 को किया तो H3PO4 में, सबको हाई स्टेट में ले जाता है उसको। ठीक है, इतना ज़्यादा पावरफुल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ब्राउनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रेट होता है ना वो इन प्रेजेंस ऑफ Fe+2 वो रिड्यूस हो जाता है इन नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसमें होता है क्या, देखो नाइट्रेट है, अब यहाँ पे क्या होता है Fe+2 और प्लस H+ होता है, तो ये Fe+2 कहाँ से आता है, FeSO4 से आता है, और ये H+ कहाँ से आता है, कॉन्क H2SO4 से आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिएक्ट करता है NO प्लस Fe3 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि यही जो NO है वो जब उसको हम लोग FeH2O का होल 6+2 में जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है, एक को डिस्प्लेस कर देता है, एक वाटर को मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देता है, तो FeH2O का होल 5 NO+2 और वाटर निकल गया, तो इसी को बोलते हैं ब्राउन। अब इसमें जो ब्राउन रिंग होता है ना वो इंटरफेस पे आता है बिटवीन सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेयर, इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, HNO3 जो होता है ऑक्सीडाइजर होता है इन रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में एज ऑक्सीडाइजर हम लोग यूज करते हैं। अब देखो फॉस्फोरस का एलोट्रॉप का बात करना है। ठीक है, फॉस्फोरस में हम लोग आ गए हैं, फास्टली हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है देखो ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल होता है इन वाटर में, सॉल्युबल इन डाइसल्फाइड। ठीक है, इनसॉल्युबल वाटर सॉल्युबल इन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ग्लोज इन डार्क, इसको कैमिलोसेंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे बायोल्यूमिनेसेंस होता है उसी तरह कैमिलोनिसेंस होता है। ठीक है ना, लेस स्टेबल होगा तो मोर एक्टिव होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें एंगल स्ट्रेंथ जो होता है ना 60 का होता है। P4 टेट्राहेड्रल में P4 जो मॉलिक्यूल होता है ना उसमें क्या होता है कि एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होता है, डेट्स वाई ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये रेडली कैच फायर इन एयर टू गिव डेंस वाइट फिल्म ऑफ P4O10। ठीक है, रेडली कैच करता है फायर को सॉरी। डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल होता है, और देखो P4 को जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो फॉस्फिन बनेगा, और प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है NaH2PO2। ठीक है,
अब देखो रेड फास्फोरस की बात करेंगे। रेड फास्फोरस जो होता है ना वो कैसे बनता है, जब व्हाइट फास्फोरस को जो तुम 573 केल्विन में इनर्ट एटमोसफेयर में हीट करोगे तो रेड फास्फोरस बनेगा। और रेड फास्फोरस को जब तुम हाई प्रेशर में हीट करोगे तो वहाँ पे सीरीज ऑफ सक्सेसिव ब्लैक फास्फोरस बनता है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है रेड फास्फोरस का, देखो आयरन ग्रे लक्ष्य होता है, उसके बाद से ये ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड होता है, लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस, डज नॉट ग्लो इन डार्क, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो होता है कंसिस्ट करता है चैन ऑफ P4 टेट्राहेड्रली। ठीक है। अब ब्लैक फास्फोरस की बात करेंगे। देखो ब्लैक फास्फोरस जो होता है उसका दो फॉर्म होता है, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म। जो रेड फास्फोरस को अगर तुम सील ट्यूब 873 केल्विन पे हीट करोगे तो अल्फा ब्लैक बनेगा। और अल्फा ब्लैक का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सब्लाइम इन एयर, ओपेक मोनोक्लिनिक और रोमोहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता एयर में। बीटा ब्लैक का अगर बात करोगे तो व्हाइट फास्फोरस होता है, और इसको जब व्हाइट फास्फोरस को जब तुम हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर और 473 केल्विन तो बीटा ब्लैक फास्फोरस मिलता है। और ये क्या होता है कि बर्न नहीं होता इन एयर अप टू 673 केल्विन। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम फॉस्फीन का। फॉस्फीन देखो कैल्शियम फॉस्फाइड हो गया, यहाँ पे दोनों जगह कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड को अगर तुम वाटर में रिएक्ट करोगे या फिर डाइल्यूट HCl में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बना, यहाँ पे, और फॉस्फीन बना, यहाँ डाइल्यूट HCl में कैल्शियम क्लोराइड प्लस फॉस्फीन बना। व्हाइट फास्फोरस जो होता है अगर तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करोगे, इनर्ट एटमोसफेयर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड हीट करोगे तो वहाँ फॉस्फीन निकलेगा प्लस NaH2PO2 बनेगा। इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। माफ करना बहुत जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, इसलिए फंस रहा है कभी कभी मेरा भी टंग। वेन प्योर नॉन इन्फ्लामेबल होता है। नॉन इन्फ्लामेबल कब होगा ये, जब इन प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर के प्रेजेंस में क्या होता है कि फॉस्फीन जो होता है तुमको इन्फ्लामेबल होता है। और इसको प्योरीफाई करने के लिए, मतलब P2H4 और P4 वेपर को निकालने के लिए, टू प्योरीफाई इट फ्रॉम इम्प्योरिटी इट इज एब्जॉर्ब इन HI टू फॉर्म फॉस्फिनियम आयोडाइड। जैसे देखो यहाँ पे फॉस्फिनियम आयोडाइड बना दिया, विच ऑन ट्रीटिंग विद कार्बन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स ऑफ फॉस्फिन। यहाँ पे क्या क्या PH4I प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करके, और यहाँ क्या क्या पोटेशियम आयोडाइड वाटर और फॉस्फिन का रिलीज हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फिन क्या होता है, देखो कलरलेस गैस होगा, रोटेन फिश स्मेल होगा, हाईली पॉइजनस होता है, एक्सप्लोड होता है इन कॉन्टैक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 Cl2 ब्रोमीन वेपर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वीकली बेसिक होता है। फॉस्फिन प्लस HBr जो होता है फॉस्फिनियम ब्रोमाइड हो जाता है, बनता है, यूज्ड इन हॉल सिग्नल। और जो स्मोक स्क्रीन में क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड को यूज करते हैं C में। ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है फॉस्फिन का इन वाटर डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। कॉपर सल्फेट को जब तुम फॉस्फिन के साथ रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम फॉस्फाइड बनेगा, H2SO4 बनेगा, कॉपर फॉस्फाइड और H2SO4। और AgCl2 को जब तुम फॉस्फिन के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे मरकरी का फॉस्फाइड प्लस HCl बनता है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस का हैलाइड्स का। सबसे पहले फॉस्फोरस का तुमको बात करेंगे हम लोग, फॉस्फोरस का हम लोग बात करेंगे ट्राइकोलाइड्स का। ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, व्हाइट फास्फोरस को जब तुम ड्राई Cl2 में रिएक्ट करोगे तो PCl3 बनेगा। व्हाइट फास्फोरस को जब तुम SO2Cl2 में मतलब रिएक्ट करोगे तो PCl3 प्लस SO2 प्लस S2Cl2 बनता है। कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि देखो PCl3 को जब मॉइस्चर के प्रेजेंस में तुम हीट करोगे तो H3PO3 और HCl बनता है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि एसिटिक एसिड है CH3 और OH, अब PCl3 ऐड करोगे तो यहाँ से क्या होगा कि एक OH को मतलब ये डिस्प्लेस करेगा, Cl जुड़ जाएगा, CH3COCl H3PO3। और वही अगर तुम एल्कोहल होगा तो एल्कोहल में OH को तुम ये डिस्प्लेस करेगा Cl, और यहाँ C2H5 Cl बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। यहाँ देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ट्राइकोलाइड का वो पिरामिडल शेप होगा sp3। PCl3 जो होता है तुमको कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, और PCl5 तुमको येलोविश व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है। देखो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करेंगे तो व्हाइट फॉस्फोरस को जब तुम ड्राई Cl2 में क्लोरीन में जब रिएक्ट करोगे तो PCl5 बनता है। और जब तुम फॉस्फोरस को तुम SO2Cl2 में रिएक्ट करोगे तो PCl5 प्लस SO2 बनेगा। PCl5 जो होता है येलोइश व्हाइट पाउडर होता है। PCl5 प्लस मॉइस्ट एयर जब करोगे तो POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस वाटर करोगे तो H3PO4 प्लस HCl बनेगा। PCl5 को जब हीट करोगे तो PCl3 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। अगर अल्कोहल को तुम PCl5 के प्रेजेंस में हीट करोगे, रिएक्ट करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से भी ऑक्सीजन एक डिस्प्लेस हो जाएगा, क्लोरीन रहेगा, C2H5Cl बन जाएगा, POCl3 प्लस HCl बनता है। और जब तुम यहाँ पे एसिटिक एसिड में तुम PCl5 डालोगे तो यहाँ पे OH तुमको डिस्प्लेस हो जाएगा बाई Cl, और CH3COCl बन जाएगा, POCl3 प्लस HCl बन जाता है। सिल्वर को जब तुम रिएक्ट करोगे PCl5 में तो यहाँ क्या होगा कि AgCl प्लस PCl3 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। टीन को जब तुम PCl5 के साथ रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा SnCl4 प्लस PCl3 बन जाएगा। ठीक है।
अब बात करते हैं PCl5 का। देखो PCl5 होता है गैसियस में होता है तुमको, ठीक है। गैसियस और लिक्विड फेज में क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा इसका और 2 एक्सियल होगा। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होगा वो इक्विवेलेंट होता है, 2 एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो लॉन्गर देन होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो सफर मोर रिपल्सन एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, दैट्स वाई ये क्या होता है कि इसमें मतलब इसका बॉन्डिंग ज़्यादा होता है। और याद रखना नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। इन सॉलिड स्टेट आयनिक सॉलिड में ये PCl5 एग्जिस्ट करता है, जिसमें ये PCl4+ और PCl6- में ये टूट जाता है। PCl4+ में टेट्राहेड्रल और PCl6 में माइनस में तुमको ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, लास्ट ये है ऑक्सो एसिड का। देखो इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि ध्यान से देख लो इसको पहले, ठीक है। इन ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस टेट्राहेड्रल होता है ये। एटलीस्ट तुमको PO बॉन्ड होगा और एक तुमको POH बॉन्ड होगा। उसके बाद भी अगर तुमको +5 से अगर कम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, अगर H4P2O6 हुआ तो PP बॉन्ड होगा, H3PO2 अगर हुआ तो PH बॉन्ड होगा, H3PO3 अगर को इसको रिएक्ट करोगे तो डिसप्रोपोर्शनेशन होगा, H3PO4 प्लस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है। पीएच बॉन्ड जो होता है तुमको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए H3PO तुमको एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसमें 2 पीएच बॉन्ड होता है। और सिल्वर नाइट्रेट को जब तुम रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ इसमें H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करेगा इसको सिल्वर में, अब खुद H3PO4 में चला जाएगा। पीएच बॉन्ड आर नॉट आयनाइजेबल, डोंट गिव H+, डोंट प्ले एनी रोल इन बेसिसिटी, ठीक है। ये इससे बेसिसिटी शो नहीं होता, बेसिसिटी उससे होगा जो POH में जो H होता है उससे होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा। जैसे देखो हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन इन POH बॉन्ड्स आर आयनाइजेबल एंड सो बेसिसिटी। H3PO3 डाइबेसिक होता है, H3PO4 तुमको ट्राइबेसिक होता है। इसमें 2 POH बॉन्ड होता है और इसमें 3 POH बॉन्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, ये सारा कंप्लीट हो गया, मैंने कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद हो बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर कर देना आप लोग, बहुत मोटिवेशन का काम करेगा मेरा। बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर को बनाने में, कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं पूरा सर्च करके बनाने में, हर चीज़ को पढ़ के पढ़ाने में। सो फास्टली पढ़ाया है, सो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर ज़्यादा फास्ट होगा तो स्पीड कम कर लेना, क्योंकि बोलने का स्पीड फास्ट लगा था, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी इसको कवर करना था। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। इस वीडियो को प्यार देना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना, ठीक है। अगले